नमस्कार, आप देख रहे हैं N24/7 और मैं हूं आपका साथी नितेश गर्ग। और रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है देश हमारा का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली महत्वपूर्ण खबर से, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा है। सीबीआई की टीम सत्यपाल मलिक से इस महीने की 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सत्यपाल मलिक से अकबर रोड पर एक गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि सीबीआई ने इस नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ हो सकती है। इन मामलों को लेकर 2 मामले भी दर्ज किए गए थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे। मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया, सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी, इसलिए अब सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। ये तो होना ही था। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने हाल ही में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस का ऐसा मानना है कि ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे 16वें सिविल सेवा दिवस की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस में शुक्रवार को देश के अधिकारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आजादी के अमृतकाल में सेवा दे रहे अधिकारियों को सौभाग्यशाली बताया। पीएम मोदी ने अप्रोच रूप से भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के ही प्रणाली की देन है ये भ्रष्टाचार। देश में 4 करोड़ से अधिक फर्जी गैस कनेक्शन थे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता दी जा रही थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को छात्रवृत्ति दे रहे थे। आज देश और आप सभी के प्रयासों से सिस्टम बदल गया है और देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सभी इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज ये पैसे गरीबों के काम आ रहे हैं, उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने कुशल हैं, चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो कमी है वो कैसे दूर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पंच प्रणों की याद दिलाते हुए कहा कि हमारे सामने विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य है। गुलामी की सोच से मुक्ति, भारत की विरासत पर गर्व, देश की एकता और एकजुटता को सशक्त करने और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने का लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट में देश के नंबर 1 होने सहित अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही सुशासन से जागे निचले स्तर तक विश्वास की बात भी की। उन्होंने कहा कि हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले ही चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ज्यादा ऊंचे हैं। बता दें कि देश में कार्यरत अधिकारियों के कार्यों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी के समापन सत्र को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और तमाम इन बातों को कहा। और दिल्ली के बाद रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाए जाने की खबर को लेकर राजभवन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि आरक्षण संशोधन विधेयक संबंधी फाइल राज्य शासन को नहीं लौटाई गई है। इससे पहले मामले में सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि उन्होंने मीडिया की खबरों के आधार पर प्रतिक्रिया दी थी। विधेयक वापसी पर अधिकृत जानकारी राजभवन ही दे पाएगा। बता दें कि मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो गई थी जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया है। मंत्री चौबे ने कहा कि विधेयक वापसी को लेकर चल रही खबरें अपुष्टि थीं। और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरक्षण से वंचित समुदायों को साधने की कवायद शुरू कर दी है, चरण दर चरण। इस सिलसिले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और प्रदेश के महार और महारा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे की है मांग, देखिए सब पर ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जाति समीकरण पर फोकस कर रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया है कि बस्तर संभाग में
महारा समुदाय की संख्या 6 लाख से अधिक है, जो 1992 से आरक्षण से वंचित है। इधर पूर्व सीएम के पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब जनता की याद नहीं आई। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उस समय बस्तर की याद और उस समाज की याद नहीं आई। अभी जब सत्ता चले गई और चुनाव नज़दीक आया है तो इस ढंग से पत्र लिख रहे हैं। अगर बस्तर की चिंता होती तो उस समय 2014 से 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर में मतलब फ्लाइट की सुविधा नहीं करा पाई। इधर पूर्व सीएम के केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कांग्रेस की एक तरह की घबराहट है। हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमारे मंत्री भी मत आए, प्रधानमंत्री को भी वो न्योता मत दें, प्रधानमंत्री को विज्ञापन आए तो उसमें भी आपत्ति लें कि साहब वो हमारे काम का श्रेय ले रहे हैं। तो ये एक तरह की घबराहट है, समझ रहे हो ना। हम वही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए और उसकी आपत्ति से हमको क्या करना। केंद्र ने इससे पहले छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था। तब भी प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ मची थी। वहीं चुनाव से पहले भाजपा की मांग पूरी होती है तो एससी वर्ग में सीधे सीधे 6 लाख वोटर्स बढ़ जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव से पहले ये कवायद कहां तक पहुंचती है और किसे जाति समीकरण का कितना लाभ मिलता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। तो देखना होगा चुनाव से पहले ये कवायद कहां तक पहुंचती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे फिर से सियासी खबर को लेकर, जहां राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर एक बार फिर बीजेपी हमलावर है। 20 दिनों में 30,000 आवेदन स्वीकृत किए जाने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि क्या खैरात से कभी जवानी पलेगी। जवाब में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि यह खैरात नहीं है, जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं। देखिए सियासी जुबानी जंग को। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का कहना है कि जवानी को बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। युवाओं को चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करना चाहिए। हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमारे मंत्री भी मत आए, प्रधानमंत्री को भी वो न्योता मत दें, प्रधानमंत्री को विज्ञापन आए तो उसमें भी आपत्ति लें कि साहब वो हमारे काम का श्रेय ले रहे हैं। तो ये एक तरह की घबराहट है। खैरात से जवानी कभी पलेगी? जवानी को यदि बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जवानी को इन खैरातों से दूर रहना चाहिए। ये चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता जवानों को। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2003 के घोषणा पत्र में 12वीं पास युवाओं को नौकरी या 500 रुपए भत्ता देने का वादा किया था। 15 साल सरकार रही, सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया गया। हम खैरात नहीं, जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में बैठते हैं। जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है वही सरकार संचालन करती है। हम अगर दे रहे हैं तो खैरात में नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा हम जनता को दे रहे हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में जिन मुद्दों पर नेता गरजेंगे बरसेंगे, उनमें बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा भी होगा। हालांकि सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक भत्ता देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन भाजपा इसमें मीन मेख निकालने से पीछे नहीं है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।
और इधर उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हे महाकाल, कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। यह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दर्द है या सिंधिया का कटाक्ष। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव में हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ। इसका ध्यान रखा जाएगा। वहीं सिंधिया ने ट्वीट कर पलटवार किया है, देखिए। 2 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, चीन के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब कांग्रेस में कोई सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि SC/ST के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, लेकिन वे नहीं बिके, लेकिन बड़े बड़े महाराजा बिक गए। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। ये बैठे देखो 2 हमारे अनुसूचित जाति के विधायक, इनके पास भी 25-50 करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने चीन के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। जम्मू में हुई आतंकवादी घटनाओं में चाइना के कारतूस भी मिले हैं। ये नई बात सामने आई है कि चीन की ओर से भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन उज्जैन में स्थापित होने वाली मूर्ति चीन में बन रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दर्शन पैसे से होने लगे हैं। अब गर्भगृह के 700, शीघ्र दर्शन के 250 और भस्म आरती के 200 रुपए लगते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास की जमीन RSS ने ले ली है और पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। दिग्गी के बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने ट्वीट किया है कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे उज्जैन में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगामी चुनाव के लिए सक्रिय करने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए उज्जैन से राहुल यादव के साथ भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। खबर अब मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जहां भाजपा का साथ देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को लगातार सख्त लहजे में चेतावनी दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी धमकी के बाद अधिकारियों के पक्ष में लामबंद नजर आ रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें चल रही है, इस मामले पर देखिए रिपोर्ट। ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। बीजेपी के नेताओं और अधिकारियों को जिस अंदाज में चेतावनी दी, उससे प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। कमलनाथ गुरुवार को बीना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे नेताओं और अधिकारियों को कहा कि 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि याद रखना, अत्याचार करने वाले कमलनाथ के टारगेट नंबर 1 होंगे। कमलनाथ के इस अंदाज के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी शुक्रवार को मुरैना में प्रशासन के अधिकारियों को बीजेपी का गुलाम कह दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए। अब अधिकारियों ने अपना ईमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में फिर भी रख दिया है। कमलनाथ के बीना में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, ऐसी भाषा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के बयान की जमकर निंदा की। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा। क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? मुख्यमंत्री के कमलनाथ को आड़े हाथों लेते ही उनके मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बबेले ने लिखा कि शिवराज जी, कमलनाथ जी अधिकारियों को धमकाते नहीं, अत्याचार करने वालों को आगाह करते हैं। इसके साथ ही पीयूष बबेले ने तत्कालीन छिंदवाड़ा कलेक्टर को पिट्ठू कहने वाला वीडियो भी ट्वीट किया। सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। कुल मिलाकर चुनावी माहौल में जहां कांग्रेस अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी भरे अंदाज में चेता रही है,
वहीं बीजेपी फिलहाल उनकी पैरवी कर रही है। लेकिन क्या ये प्रदेश की सियासत का काला सच नहीं है कि अधिकारी और कर्मचारी विचारधारा के नाम पर खुद को पार्टी और खेमों में बांट लेते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो सियासत को उनके खिलाफ बोलने का मौका कैसे मिलता? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देश हमारा में इतना ही। बने रहिए तमाम खबरों के लिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।